हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदकुलम। और डिटर्मिनेंट्स की हमारे पास फोर्थ मॉड्यूल में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और इस मॉड्यूल में हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट की रोज़ और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिख सकते हैं, इफ रोज और या कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देयर इज नो चेंज इन डिटर्मिनेंट्स वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू है हमारे पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। और अगर मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाता हूँ कि मैं R1 को कन्वर्ट कर देता हूँ C1 में, C1 को R1 में, और R2 को कन्वर्ट करता हूँ मैं C2 में, C2 को R2 में, और R3 को कन्वर्ट करता हूँ मैं C3 में, और C3 को R3 में, तो हमारे पास जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये हमारे पास R1 यहाँ पे आ गया, हमारे पास C1, ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया ये R1, ये भी R1 था हमारे पास, और ये जो R3 था अब ये R3 यहाँ पे आ गया। मैंने रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसा करने के बाद भी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपको याद होगा, जब हम मैट्रिसेस की बात करते थे, अगर मैट्रिसेस में हम आर आई और सी आई को चेंज करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स होता था वो उसका ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाता था। क्लियर? आपको याद है, किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग डिटर्मिनेंट की रोज कॉलम को चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नहीं बदलता। तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये होगा, और ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बन गई कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास यहां से कंक्लूजन निकल गया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम आपस में चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव साइन का है तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव साइन का है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3। अगर आप इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं कि मैं R1 को चेंज कर देता हूँ R2 में और R2 को R1 पे शिफ्ट कर देता हूँ, यानी ये हमारे पास यहाँ चला जाता है और इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो जो अभी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमारे पास ये माइनस साइन आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा हमारे पास B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3। क्लियर? अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो गई है। अगर ये +5 आ रहा था तो अब -5 हो गया, तो वैल्यू चेंज हो गई है। लेकिन अगर सारी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तब वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज और देखिए,
अगर इसके बाद भी बोले कि भाई अब इन दोनों को भी चेंज कर दो आपस में, तो अब हमारे पास अगर वो दोबारा बोलता है कि अब R2 को शिफ्ट करो R3 में और R3 को शिफ्ट करो R2 में, तो अब यहां पर नहीं लगाना, अब ये प्रॉपर्टी जो लगी है ये यहां पे लगेगी। तो अब ये डेल्टा की वैल्यू जो होगी -1। अब फिर क्योंकि एक बार और साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर एक साइन आ जाएगा। या आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आया था ये माइनस साइन के साथ आया था, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रहेगी B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 एंड A3। इस तरीके से हम लोग जो रोज हैं वो आपस में चेंज करते हैं। अब अगर वो बोल देता है कि C1 को आप C2 और C2 को C1 में चेंज करो, तो इनको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये अभी पॉजिटिव है तो अब ये निगेटिव हो जाएगा। सो ये बन जाएगा B2 C2 A2 B1 C1 A1 B3 C3 A3। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आई। चलिए, अब इस प्रॉपर्टी का एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती हैं, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स हैव identical elements, then the determinant will become 0. For example, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, तो देखिए यहाँ पे जो R1 है और जो R3 है वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे ये A2 होता, A1 होता, ये A3 होता, तब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। रोज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाले वैल्यू इसके साथ मैच होनी चाहिए, ये इसके साथ मैच होनी चाहिए, ये इसके साथ मैच होनी चाहिए। बात समझ में आया? बेसिकली जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही एक वर्जन है। जैसे आप इसको यहाँ से समझ सकते हो, डेल्टा हमारे पास ये वैल्यू आई है, और डेल्टा अगर आपके पास इन्वर्स कर दिया डिटर्मिनेंट, तो ये सेम एज इट इज़ ही है। तो हमारे पास डेल्टा और डेल्टा को जो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि इस प्रॉपर्टी 3 को प्रूव कीजिए कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। आशा है कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ये लगभग हम 6-7 प्रॉपर्टीज़ करेंगे और उसी से सारे डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर वही आ गई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हमें ये बोलता है कि भैया आपको क्या करना है, R1 में मल्टीप्लाई करो KR1 को, R1 की वैल्यू क्या रख दी, KR1 रख दी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट में भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा तो वो कितना हो जाएगा, R1 को K से मल्टीप्लाई किया, सो R1 है मेरे पास ये, तो इसके हर एलिमेंट में ये हो जाएगा KA1 KA2 KA3, दिस इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, क्लियर? अब देखो, क्योंकि इस रो में तीनों में K कॉमन है, तो मैं इस K को बाहर ले सकता हूँ, सो K बाहर आ जाएगा। देखिए, अगर ये मैट्रिक्स होता तो आप K को बाहर नहीं ले सकते। मैट्रिक्स में वही एलिमेंट बाहर आता है जो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में कॉमन होता है। डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में अगर कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स अगर ये होता तो यहाँ पर K कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि R2 और R3 में K नहीं है।
लेकिन डिटर्मिनेंट में क्योंकि एक रो है R1 और R1 के अंदर हमारे पास k कॉमन है तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। क्लियर? सो ये क्या बन जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो अब देखिए ये वापस क्या बन गया हमारे पास, ये वैल्यू बन गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ डेल्टा। सो दिस डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा। यानी अगर हम क्या लिखें, इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे हम, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied by constant k, then determinant value gets multiplied by k। क्लियर? ठीक है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे यूज़ करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू है 102 18 36 1 3 4 17 3 एंड 6 और आपसे बोलता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए बच्चों, क्या मैं 102 को 17 इंटू 6 लिख सकता हूँ और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ और इसको 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ये तो 134 ही है और ये 1736 ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्योंकि R1 के अंदर 6 तीनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 मैं बाहर ले सकता हूँ। सो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1736 134 एंड 1736 अगेन। अब मुझे एक बात बताइए, सिंस दिस R1 इज इक्वल्स टू R3, तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ? प्रॉपर्टी नंबर 3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये जो मिसाइलें हैं ना, हमें बस ये सोचना है कि किस टाइम कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है। अग्नि 1 भी है, अग्नि 2 भी है, अग्नि 3 भी है और हमारे पास इसके अलावा नाग भी है, त्रिशूल भी है। बस आपको ये समझना है कि भैया ये प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे मैं कौन सी मिसाइल लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यही आप लोगों को सीखना है इसमें, डिटर्मिनेंट में यही तो, इसी में तो प्रॉब्लम बनेगी, इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए अब इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट दो नंबर्स के या दो से ज़्यादा नंबर्स के सम में या डिफरेंस की फॉर्म में हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को उस सम में ब्रेक कर सकते हैं। हम उसको उतने ही वैल्यूज़ में पुट कर सकते हैं। आपको मैं समझाता हूँ ये क्या है। मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है A1 प्लस लैम्बडा 1, A2 प्लस लैम्बडा 2, A3 प्लस लैम्बडा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी ये वाली जो रो है R1, ये R1 दो अलग अलग वैल्यूज़ के अलग अलग नंबर्स के सम के फॉर्मेशन में है, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकता हूं। अगर इसमें सम 3 का होता तो 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकता था, 4 का है तो 4 में लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका बता देता हूं कि सबसे पहले आप इस वाले को इंक्लूड करो, तो ये बन जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस अब जो हमारे पास रिमेनिंग वाला है लैम्बडा 1 B1 C1, लैम्बडा 2 B2 C2 एंड लैम्बडा 3 B3 C3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। यही ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी जब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? अभी एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका यूज़ कैसे होगा। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस डिटर्मिनेंट का, कि इसको लिखेंगे इफ सम और ऑल
elements of a row or column are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप अपनी कॉपीज में प्रॉपर इसके नोट्स बना लो। बार बार मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख ली, प्रॉपर इसके नोट्स बना लो, बाद में आपके काम भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाता हूं आपको। चलिए, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है ए बी सी एंड दिस इज ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सॉरी, एंड सी प्लस 2z एंड x, y एंड z, और इसकी वैल्यू 0। ये बेटा एक्चुअली में क्या है, ये 2y है, मैं इसको दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 2y है, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है। तो ठीक है भैया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताइए, प्लस पहले मैंने इस वाले पोर्शन में इसको लिया और इसमें अगली बार इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया, तो ये बन जाएगा ए बी सी, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के 2x 2y 2z और x y और z। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये वाली रो और ये वाली रो सेम है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। इस वाले से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड अगेन एक्स वाई जेड। तो बच्चों क्या पता ये वाली भी और ये वाली भी 0 हुई, तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0, आई थिंक मेरे ख्याल से 0 ही होता है ये। तो देखो आपका हो तो गया प्रूव, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। सो ये हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ के एडवांटेज हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी बनी, 6। चलो, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम के किसी एलिमेंट को, हर एलिमेंट को अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। अब आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो बहुत ईजी है। चलो सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। अब वो क्या कह रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट में किसी एक कांस्टेंट से, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरी रो में ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। मान लीजिए इस R1 में मैं K से मल्टीप्लाई करके इसको अगर मैं R2 में ऐड कर दूं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी अगर मैं R2 को ये लिख दूं कि R2 प्लस KR1 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है सुन के ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं 1000 से किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर दूं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना बदले। चलिए इसको प्रूव करेंगे हम, देखिए यहाँ पे। चलो क्या हो जाएगा, ये R2 की वैल्यू बदल रहे हैं, R1 तो नहीं बदल रहे हैं, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा। R2 में हमने R1 में K से मल्टीप्लाई करके R2 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा B1 प्लस KA1 B2 प्लस KA2 B3 प्लस KA3 और C1 C2 C3। यही तो मतलब हुआ। चलो अब देख लेते हैं। अब एक काम करो, क्या मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए A1 A2 A3, दिस बिकम B1 B2 B3 एंड दिस वन इज C1 C2 C3 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा बालको, ये रहेगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा KA1
Ka2, Ka3 एंड दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। अब ये तो एक बार बताओ, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट नया हो जाता है लैम्डा डैश डेल डैश। सो ये डेल डैश जो है हम ये मान के चल रहे हैं ये नया है। अब देखिए ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये तो वापस यही आ गया ना, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा प्लस, क्या मैं यहाँ से K कॉमन ले लूँ R2 से, ले लिया तो क्या बचा, ये बचा A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो देखो भैया R1 और R2 बराबर आए या नहीं आए, और अगर दो रो या कॉलम बराबर होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब डेल डैश इज इक्वल्स टू डेल हो गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरी रो में ऐड कर देते हैं या दूसरे कॉलम में ऐड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो इसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ ईच रो ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant, the equivalent एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, if each element of any row or column of a determinant, the equimultiple of corresponding element of other row or column are added, the value of determinant never changes। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका प्रूफ भी मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो कहो तो अभी समझा देता हूँ, चलो समझ लो इसको, ठीक है। चलो लो भैया एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल ये है कि प्रूव करो A 2A 3A A प्लस B 3A प्लस 2B 6A प्लस 3B A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3C इज इक्वल्स टू A क्यूब। ये तो पूरा खतरनाक सा हो गया भैया, चाइना जैसा कंट्री बन गया जिसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या है ये। चलो अप्लाई करते हैं इसको। तो भैया इसमें क्या करने की हम कोशिश करें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि आपको किसी भी तरीके से ये कोशिश करनी है कि किसी भी रो या कॉलम के कोई भी दो एलिमेंट या पूरी की पूरी रो या कॉलम 0 हो जाए। 0 ना हो, कम से कम 2 तो 0 हो जाएं। तो 0 करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें कैसे हम 0 कर सकते हैं, बताइए क्या करें हम एक काम कर देते हैं। अगर मैं ये लिख देता हूं कि R2 को मैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट होगा ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से अगर मैं R3 को लिख देता हूं R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा। कम से कम 2 तो 0 हुए। तो चलो लगा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C तो एज इट इज रहेगा, और ये 2A माइनस 2A हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B, ये हो जाएगा 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C। समझ में आया? अब नीचे वाला देख लेते हैं हमारे पास R3 में से थ्राइस ऑफ R1। सो दिस इज 3A माइनस 3A 6A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B, ये बन जाएगा 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C। देखिए ये भाग गए आपस में,
यहाँ से 2b से 2b भागा, 3b से 3b भागा, इधर कुछ भाग रहा है, ये देखो ये गया, इधर कुछ गया, 3c से 3c गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a 0 0, दिस बिकम a प्लस बी, दिस बिकम 3a माइनस 2a इज a, 6a माइनस 3a इज 3a, ये तो इधर a प्लस बी प्लस सी ही है, ये क्या बना 2a प्लस बी, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 10a माइनस 3b, ये हो जाएगा हमारे पास 7a प्लस 3b। तो देखिए ये चीज ना छोटा सा हो गया। अब कुछ और जीरो हो सकता है, अब देखो मैं इसको भी जीरो कर सकता हूँ, इन दोनों में अप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं लिख दूँ क्या R3 को R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2, तो देखो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको, ऊपर तो कोई बदलाव है नहीं, तो इसको a प्लस बी प्लस सी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे एक्सपेंड कर दिया तो फिर बात ही क्या हुई प्रॉपर्टी समझने की। जब कुछ ना हो तब एक्सपेंड करना, जैसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जब कुछ नहीं होता था तो श्रीधराचार्य लगाते थे, तो ये श्रीधराचार्य बाद में लगाना। 0 माइनस 0 है 0, 3a माइनस 3a है 0, सो ये हो जाएगा 7a माइनस, क्या किया थ्राइस से मतलब 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा a, 3b माइनस 3, ये हो जाएगा 0, तो ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। अब देखो अब क्या मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे करूँ इसको, एक्सपेंड कर लो। तो अब आप इसको चाहे C1 से एक्सपेंड करो या इसको R3 से एक्सपेंड कर लो, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कहाँ से, C1 से। तो अगर C1 से एक्सपेंड करूँगा तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट रह जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम लेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, यानी आंसर आएगा हमारे पास A, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2a प्लस बी 0 और a, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, सो आंसर इज a क्यूब। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब देखो ये आंसर तो आ गया, लेकिन अगर आंसर ऐसे ही आ गया तो फिर फायदा क्या, मैं कुछ ना कुछ नया बताऊं तो आपको। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास अगर हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था ना, अगर किसी डिटर्मिनेंट में डायगोनल के नीचे के या ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी a इंटू ए क्यूब। बिना देखे सोचे सॉल्व कर दो, टाइम बचाओ अपना, क्लियर। तो इसको मैं एज प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं। कैसे लिखूंगा इसको प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 7 बना देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि इफ ऑल एलिमेंट्स above or below of main diagonal are 0, then the determinant is equal to the product of diagonal एलिमेंट्स। यानी इसको देखो मैं समझाता हूं, अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इस तरीके से आता है a1 0 0 0 a2 0 और c1 या a2 0 a3, तो देखो क्योंकि ऊपर के हमारे पास तीनों जीरो हैं, सो इसका आंसर सीधा आएगा हमारे पास a1 a2 a3, दैट्स ऑल। आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये बच्चों आज हमारे इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में हमने क्या किया, आपको डिटर्मिनेंट की जो 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने समझाई, और दीज 7 प्रॉपर्टीज आर कैपेबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम। कई बार क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, तो हमें प्रॉपर्टी से ही उसको सॉल्व करना है। सो हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं लूंगा, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, उनके मेथड्स सीखना मैं कैसे करा रहा हूं, और फिर हम प्रैक्टिस सेशन भी इसमें लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे पास ये वीडियो कंपैटिबल हो गई है, इसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू गाइज।